Hello students and welcome to this video. Today we'll talk about some of the important literary devices or literary terms जिन्हें आप colloquially figures of speech या फिर अलंकार के नाम से भी जानते हैं. Students, figures of speech or literary devices are the techniques which the writers or the poets make use of to create special effects in their writings. To convey their ideas, to convey their emotions or information effectively, and to make their readers understand their message on a deeper level, or you can say to create intensity in their writings. Figures of speech are used by the writers. किसी भी लिटरेरी वर्क या पोइटिक क्रिएशन को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पोइट ने उस वर्क में जो लिंग्विस्टिक डिवाइसेस यूज़ किए हैं, जो फिगर्स ऑफ स्पीच या अलंकार यूज़ किए हैं, आपको उसकी नॉलेज हो, ताकि आप राइटर के जो मीनिंग है, जो उसका मैसेज है, उसकी राइटिंग है, उसको पूरी इंटेंसिटी के साथ एक्यूरेटली परसीव कर पाएँ, उसकी राइटिंग को आप डीपर लेवल पे जाके समझ पाएँ. और इसीलिए आपका जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसमें लिटरेरी टर्म्स प्रिस्क्राइब किया गया है आपको, लेकिन वो बहुत कम है. एंड सिंस आपने लिटरेचर ऑप्ट किया है तो आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा बहुत सारी पोएटिक क्रिएशंस को पढ़ना, बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स को आप पढ़ेंगे आगे, और उसके लिए आपको फिगर्स ऑफ स्पीच और जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनकी अगर नॉलेज होगी तो आप उन वर्क्स को बेटर अप्रिशिएट कर पाएंगे. एंड बिफोर वी प्रोसीड, आई वुड लाइक टू रिकमेंड अ बुक टू यू, एंड आई पर्सनली फील दैट दिस वन इज अ मस्ट हैव बुक फॉर ऑल द लिटरेचर स्टूडेंट्स, especially for the first year graduates. The title of the book is A Glossary of Literary Terms by Amateur Brahms. I repeat, A Glossary of Literary Terms by Amateur Brahms. And please get hold of this book. Buy this. I don't think that it's costly. And buy this book and start reading it. Try to understand it. Okay. Very few of the literary terms are prescribed in our syllabus in our first year. And what I'm going to do in this video is I'll introduce you to those terms briefly. And if you want, and you should explore those terms extensively, you should consult Amateur Brahms, the book which I just prescribed you. And by the way, that book is prescribed in your syllabus too. So you can go through that book, you can explore that book for the extensive study of literary terms or literary devices. And alternatively, you can always Google on the internet, so that you understand the terms, all the important figures of speech and the literary devices which are used by the writers to convey their meanings effectively, to convey their writings effectively and intensely. The first literary term that we are going to talk about is sonnet. Sonnet is a poetic form, and this form was developed in the later half of 13th century. And कविता लिखने की जो ये स्टाइल है sonnet, इसको डेवलप करने का जो क्रेडिट जाता है वो बहुत ही पॉपुलर दो इटालियन पोइट्स थे, दांटे एंड पेट्रार्क. उन दोनों ने इस फॉर्म को यूज़ किया एंड इसे पॉपुलराइज किया इटली में. एंड इसे इंग्लैंड में लेके आए थे वॉटन सरे इसको इंग्लैंड में लेके आए, उन्होंने इंग्लैंड में से डेवलप किया, लेकिन ओरिजिनेट ये हुई थी इटली में. Sonnet is a short poem of 14 lines, and basically sonnets दो तरह की होती हैं. The first type is the Italian sonnet, जिसे हम Petrarchan sonnet भी कहते हैं, क्योंकि इस Italian sonnet को popularize करने का जो क्रेडिट है वो पेट्रार्क को जाता है, तो उन्हीं के नाम पे हम इस सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं. और पेट्रार्कन सोनेट में जो 14 लाइंस होती हैं पोएम की, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहती हैं. फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें 8 लाइंस होती हैं और उस पार्ट को हम ऑक्टेव कहते हैं. आई रिपीट, फर्स्ट पार्ट कंसिस्ट्स ऑफ 8 लाइंस एंड इट्स नोन एज ऑक्टेव. और जो सेकंड पार्ट होता है उसमें 6 लाइंस होती हैं और उसे हम सेस्टेट कहते हैं. एंड इटालियन सोनेट में जब ऑक्टेव पार्ट एंड होता है, जब फर्स्ट 8 लाइंस जिसे हम ऑक्टेव कहते हैं, जब वो पार्ट एंड होता है तो वहाँ पे एक पंक्चुएशन मार्क है, एक स्पेस होता है, एक पॉज होता है वहाँ पे, जिसे हम कहते हैं सेज्यूरा. सेज्यूरा इज अ पॉज, वो वहाँ पे होता है. उसके बाद में एक वोल्टा होता है. वोल्टा इज टर्न इन थॉट. दैट इज जब फर्स्ट 8 लाइंस आपकी कंप्लीट होती हैं पोएम के अंदर, तो वहाँ से जो पोएम का थॉट है वो चेंज हो जाता है.
जो थॉट होती है पोएम की उसमें एक टर्न आता है, उसे हम वोल्टा कहते हैं। और ये वोल्टा टिपिकली जो सेज्यूरा है उसके बाद में आता है। दैट मीन्स कि इस जो एक थॉट है पोएम का वो कंप्लीट हो चुका है, और अब नेक्स्ट पार्ट जो सेस्टेट आने वाला है उसमें जो थॉट है वो चेंज होगा, एंड इट विल कैरी अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सेम थॉट विच इज प्रेजेंटेड इन द फर्स्ट पार्ट। और उसका जो सेकंड पार्ट है उसका जो डिफरेंट एस्पेक्ट है वो अभी नेक्स्ट पार्ट में प्रेजेंट किया जाएगा। और उस पार्ट के आने से पहले वहाँ पे एक पॉज आता है, जिस पॉज को हम सेज्यूरा कहते हैं। एंड 8 लाइन्स के ऑक्टेव के बाद जब सोनेट का सेकंड पार्ट आता है, जिसे हम सेस्टेट कहते हैं, सेस्टेट में 6 लाइन्स होती हैं। एंड जो सेकंड पार्ट होता है उसमें फर्स्ट थॉट का जो डिफरेंट एस्पेक्ट है उसको प्रेजेंट किया जाता है और उसको फर्दर इलस्ट्रेट किया जाता है। एंड अगर हम पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम की बात करते हैं तो ऑक्टेव पार्ट की राइम स्कीम टिपिकली होती है ए बी बी ए बी बी ए। एंड सेस्टेट की जो राइम स्कीम होती है वो टिपिकली या तो होगी सी डी ई और इट विल बी सी डी सी डी। So that is our Petrarchan sonnet. To sum it, Petrarchan sonnet carries 2 parts. First part is known as octave, and it consists of 8 lines. And the second part consists of sestet, which consists of 6 lines. And octave के just जब octave end होता है तो तब आपका volta होता है. Volta means a turn in thought, and it is preceded by a caesura, which is a pause in the thought. And the sestet sums up the poem. And typically पेट्रार्कन सोनेट का जो ऑक्टेव पार्ट होता है उसमें कॉन्फ्लिक्ट को प्रेजेंट किया जाता है, एंड सेस्टेट पार्ट में उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस टेंशन को रिजॉल्व कर लिया जाता है। और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो पीबी शैली रोमांटिक पोइट जो हैं उनकी फेमस पोएम ओज़िमैंडियास एक पेट्रार्कन सोनेट है। सिमिलरली मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस वो भी एक पेट्रार्कन सोनेट है विद इट्स ओन वेरिएशन। And now if we talk about the second branch, the second form of sonnet, then that is known as a Shakespearean sonnet or English sonnet. And basically हम इसे Shakespearean sonnet इसलिए कहते हैं क्योंकि इस sonnet का जो सबसे skillful, सबसे dexterous use जो किया था वो शेक्सपियर ने किया था, और यही reason है कि हम इस sonnet को Shakespearean sonnet के नाम से भी जानते हैं। And Shakespearean sonnet too consists of 14 lines. एंड जो फर्स्ट 12 लाइन्स होती हैं वो 3 क्वार्टर्स में डिवाइडेड रहती हैं। दैट इज हर क्वार्टर में 4 लाइन्स होती हैं और 3 क्वार्टर्स होते हैं इसमें। एंड एंड में 3 क्वार्टर्स के बाद में जो कपलेट होता है, दैट इज 2 लाइन का एक दोहा जिसे आप बोलते हैं, वो होता है। एंड इन द 3 क्वार्टर्स द पोएट एस्टैब्लिशेस अ थीम और प्रॉब्लम प्रेजेंट किया जाता है, एंड जो फाइनल 2 लाइन्स होती हैं, फाइनल जो कपलेट होता है उसके अंदर उस टेंशन को, उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया जाता है। एंड शेक्सपियरियन सोनेट की जो टिपिकल राइम स्कीम होती है वो होती है ए बी सी डी ई एफ। And this sonnet form has no pause. That is, this poem doesn't have any caesura, या फिर इसमें कोई turn of thought नहीं होता। बस जो आपका final couplet होता है उसमें poet जो होता है वो अपनी poem का climax होता है उसको express करता है, climax thought को express करता है, और उसमें इस poem का crux होता है। जो last पहले 3 क्वार्टर होंगे आपके 4 लाइन्स के, एंड में जो कपलेट होगा उसमें आपकी पूरी पोएम का सम टोटल, जो पूरी पोएम का क्रक्स होगा वो होगा। Most of the sonnets written by Shakespeare fall in this category, and Shakespearean sonnet में typically हर लाइन के अंदर 10 syllables होते हैं। सो अगर हम दोनों सॉनेट्स में डिफरेंस की बात करें पेट्रार्कन एंड शेक्सपियरियन सॉनेट में, तो इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ग्रुपिंग का है। दैट इज द वे द पोएम्स 14 लाइन्स आर ग्रुप्ड। एंड यहाँ पे शेक्सपियरियन सॉनेट में आपके क्वार्ट्रेन्स और एक कपलेट यूज होता है। पेट्रार्कन सॉनेट में ऑक्टेव एंड सेस्टेट 2 ग्रुपिंग ही होती हैं। फर्स्ट पार्ट इज ऑक्टेव एंड द सेकंड पार्ट इज सेस्टेट, और एक इनका बस बेसिक एक राइम स्कीम का डिफरेंस जो होता है वो रहता है, लेकिन दोनों ही पोएम्स में टिपिकली 14 लाइन्स होती हैं।
स्टूडेंट्स कुछ और पोइट्स भी हैं जिन्होंने अपना एक इंडिविजुअल स्टाइल डेवलप किया सोनेट में, और उन सोनेट्स को हम उनके नाम से ही जानते हैं। जैसे मिल्टन का सोनेट फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट है, सो वी कॉल इट मिल्टॉनिक सोनेट। एंड स्पेंसर का जो सोनेट फॉर्म है वो अलग है, स्पेंसरियन सोनेट। एंड देन हॉपकिंस ने एक कर्टल सोनेट यूज़ किया है। तो ऐसे कुछ वेरिएशंस जो इंडिविजुअली राइटर्स ने प्रैक्टिस किए हैं उनको हम उन्हीं के नाम से जानते हैं, या फिर जो उनका एक टिपिकल एक जो स्टाइल है वो उन्होंने पॉपुलराइज किया है, तो उसको भी हम एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन बेसिकली जब हम सोनेट्स की बात करते हैं तो हम दो सोनेट्स की बात करते हैं, that is Petrarchan sonnet and Shakespearean sonnet. Well, that sums our sonnet, and अगर आप इसे extensively explore करना चाहते हैं different examples के साथ में, तो आप इसे M.H. Ibrahim से एक बार इसको read करिए, and उसके बाद आप इसको Google कर सकते हैं, and then you will be able to make out just by watching the poem how it is grouped, and you will get to know that if it is Petrarchan or Shakespearean or some other form, you will get to know it. Well, I hope the poetic form sonnet is clear to you. Should you have any doubts or queries, please don't hesitate to leave the comments below. Thank you for your attentive listening.